आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 2। तो हम लोग 9th क्लास का बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिएगा, वहां से आप किसी को अगर 9th क्लास का बायोलॉजी पढ़ना है तो वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। आज हम लोग 10th क्लास का बायोलॉजी ज्योग्राफी पढ़ेंगे चैप्टर 2, मृदा एवं भूमि एवं मृदा संसाधन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का ज्योग्राफी चैप्टर 2। अब हम पढ़ते हैं शुरू से और हम लोग थोड़ा इसका बेसिक जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। GEOGRAPHY। ज्योग्राफी मतलब क्या था? भूगोल। ज्योग्राफी जो शब्द है जियो प्लस ग्राफी से बना है। किससे बना है? ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है? बराबर क्या होता है? ज्योग्राफी। जियो का अर्थ होता है भू। क्या होता है? भू। भू बोले तो पृथ्वी। ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफी का अर्थ क्या होता है? वर्णन। अगर हम लोग ये दोनों को मिला करके पढ़े तो पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। अब बात है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ये शब्द कौन दिया था? पहली बार तो कोई आदमी होगा जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया होगा, उसका नाम है एरिस्टोथेनीज। क्या नाम था? ये जो ज्योग्राफी शब्द है किसने दिया था? एरिस्टोथेनीज। और एरिस्टोथेनीज को हम लोग भूभौतिक का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? भूभौतिक का पिता कहते हैं। एरिस्टोथेनीज को हम लोग क्या कहते हैं? भूभौतिक का पिता। भूभौतिक का पिता किसको कहते हैं? एरिस्टोथेनीज को कहते हैं। अच्छा, एरिस्टोथेनीज ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किया था। विषुवत रेखा बोले तो 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन बोले तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जिस ऐसा रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दे, वो कौन सा रेखा कहलाता है? भूमध्य रेखा। भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच, जो भूमि को 2 बराबर भागों में बांट दे उसको कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। अच्छा, एरिस्टोथेनीज कौन सा शब्द? अच्छा, ये जो परिभाषा है ज्योग्राफी का, पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। ये परिभाषा कोई तो दिया होगा। ये परिभाषा दिया था फ्रीमेन और रॉफ ने। कौन दिया था? फ्रीमेन और रॉफ। फ्रीमेन प्लस रॉफ ने ये परिभाषा दिया था। कौन सा परिभाषा? पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है। और ज्योग्राफी शब्द पूछे किसने दिया था? एरिस्टोथेनीज ने दिया था। एरिस्टोथेनीज को हम लोग क्या कहते हैं? भूभौतिक का पिता। और एरिस्टोथेनीज ही पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या किया था? विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किया था। विषुवत रेखा को मापने का प्रयास किया था। अच्छा, अब जो ज्योग्राफी आप पूछ लेगा, ज्योग्राफी का पिता किसको कहते हैं? हिकटियस। किसको कहते हैं? ज्योग्राफी का पिता जब पूछे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी का पिता किसको कहते हैं? हिकटियस। ज्योग्राफी का पिता किसको कहते हैं? हिकटियस। हिकटियस को ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। और इसी हिकटियस का एक बुक है। इस बुक में इन्होंने ज्योग्राफी के बारे में सबसे बहुत अच्छा समझाया है। पोलोडोनियस पेरिडियस ये बुक है। किसका है? हिकटियस का। हाँ, डियस पेरिडियस। अच्छा, ये तो हो गया किसका? हिकटियस को हम लोग ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। लेकिन भूभौतिक का पिता किसको कहते हैं? एरिस्टोथेनीज को कहते हैं। अब जो ज्योग्राफी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव भूगोल का पिता किसको कहते हैं? मानव भूगोल फ्रेडरिक रेटजर। मानव भूगोल का पिता किसको कहते हैं? क्वेश्चन सबको ध्यान से, फ्रेडरिक रेटजर। मानव भूगोल का पिता किसको कहते हैं? मानव भूगोल का पिता किसको कहते हैं? मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजर। ये तो अब मानव भूगोल का पिता। अगर आपसे पूछ ले भौतिक भूगोल का पिता किसको कहते हैं? पोलोडोनियस। भौतिक भूगोल का पिता किसको कहते हैं? भौतिक भूगोल का पिता किसको कहते हैं? पोलोडोनियस। चलिए, ये था ज्योग्राफी का बेसिक जानकारी। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, भूमि एवं मृदा संसाधन। तब तक नोट कीजिए, वो था बेसिक जानकारी।
अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है कौन है? भूमि एवं मृदा संसाधन। तो भूमि मतलब क्या? पृथ्वी, जमीन। भूमि मतलब क्या? जमीन। मृदा मतलब क्या? मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी। अब तुम लोग से अगर कोई पूछेगा क्या पूछेगा कि सभी भूमि मृदा होता है? क्या सभी भूमि मृदा होता है? मृदा किसको कहते हैं? वैसा भूमि जिस पर खेती किया जाए। तो सब भूमि पर खेती तो नहीं किया जाता, कहीं तो मरुस्थल होता है, कहीं कोनो भूमि पर मंदिर बनल है, कोनो भूमि पर सरकारी स्कूल बनल है, कहीं रेल का पटरी बना है। तो भूमि क्या है? भूमि एक संसाधन है। क्या है? भूमि एक संसाधन है। तो हम लोग क्या बताया कि सभी भूमि मृदा नहीं होता है। जैसे तुम लोग से पूछ लिया गया कि सभी गाय कुत्ता होता है? नहीं होता है। लेकिन पूछ देगा कि सभी गाय जानवर होता है? सभी गाय कुत्ता नहीं होता, लेकिन सभी गाय जानवर होता है। उसी प्रकार सभी भूमि क्या है? मृदा नहीं होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मृदा क्या होता है? ऐसा भूमि होता है जिस पर कृषि किया जाए, जिस पर खेती किया जाए। हम लिख देते हैं कृषि लायक भूमि, यानी खेती करने लायक भूमि। कृषि लायक भूमि क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। भूमि क्या कहलाता है? मृदा। अच्छा, अब तुम लोग से पूछ लिया जाए मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पाइडोलॉजी। पाइडोलॉजी। उसी प्रकार लोग बताए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। बताए ये सब। अब किडनी का अध्ययन क्या, मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलॉजी। चिड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिरमाइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारा इसी प्रकार हम लोग को बता चुके थे। अब जितना बताएं उतना पूरा लेना, फिर यहाँ देखते हैं, इससे आगे टाइम लग जाएगा। अभी बहुत सारा बचा हुआ है इसका अध्ययन। तो मृदा कृषि लायक भूमि है। तो एक बार यहाँ एक चीज और लिख देते हैं कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पाइडोलॉजी। मृदा का हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पाइडोलॉजी। अच्छा, पाइडो मतलब क्या होता है? मिट्टी। लॉजी मतलब अध्ययन, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पाइडोलॉजी। कोई दिक्कत? और हम क्या बताए थे? भूमि एक संसाधन है। क्या है? भूमि के बारे में अगर एक लाइन बोलेंगे, भूमि एक संसाधन है। भूमि के बिना आजकल लाइफ में कोनो काम नहीं हो सकता है। जैसे हमको घर बनाना है तो भूमि का प्रयोग करेंगे, हमको खेती करना है तो भूमि का प्रयोग करेंगे। अब तुम कोई भी चीज करना है तो हमको गाड़ी चलाना है तो हम लोग भूमि का प्रयोग करेंगे। अब तुम मन होगा कि ना भूमि छोड़कर आसमान में हवाई जहाज उड़ाएंगे, तो फिर उसको लैंड करने के लिए भूमि चाहिए ना। तो हम लोग भूमि क्या है? एक संसाधन है। संसाधन के साथ साथ एक आधारभूत संसाधन भी है। आधारभूत संसाधन मतलब ऐसा संसाधन जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे बोले हवा क्या है? आधारभूत संसाधन। जल, भूमि हवा नहीं रहेगा, जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा कैसे हवा आएगा? नहीं आएगा। पेड़ पौधा कहाँ रहेगा? भूमि पे ही तो रहेगा। तो क्या होता है? भूमि एक आधारभूत संसाधन भी है। और उसी प्रकार जल कहाँ? भूमि से आएगा। तो जल भी क्या हो गया? एक आधारभूत संसाधन है। तो हम क्या बताए? भूमि एक संसाधन है। भूमि क्या है? एक संसाधन है। अब फिर एक लाइन इसके बाद भूमि क्या है? एक आधारभूत संसाधन भी है। भूमि एक आधारभूत संसाधन है। आधारभूत संसाधन का अर्थ क्या होता है? मतलब क्या होता है? जिसके बिना जीवन असंभव। जिसके बिना जीवन क्या हो? असंभव। जीवन असंभव। वो क्या कहलाता है? आधारभूत संसाधन कहलाता है। अच्छा, पूरा दुनिया में अब तुम लोग से पूछ लिया जाए कि पूरा दुनिया में जो कृषि लायक भूमि है, पूरा दुनिया ओवरऑल जहाँ तक ये दुनिया है, वो संसार में, पूरा संसार में अगर पूछ लिया जाए कृषि लायक भूमि है कितना है? 137 करोड़ हेक्टेयर। कितना है? 137 करोड़ हेक्टेयर। यही बात हम लोग लिख देते हैं। पूरा दुनिया में कृषि लायक भूमि कितना है? 137 करोड़ हेक्टेयर। कल बताए थे थोड़ा बहुत, करोड़ हेक्टेयर। अच्छा, ये तो हो गया पूरा दुनिया में 137 करोड़ हेक्टेयर क्या है? जमीन है। यानी पूरा दुनिया का कृषि लायक क्षेत्रफल जमीन कितना? कृषि का क्षेत्रफल कितना होता है? 137 करोड़ हेक्टेयर पे होता है। अब सब हम अभी तो बताए हैं कि सब जगह मतलब जमीन तो बहुत है, लेकिन सब जगह क्या है? कहीं पे बिल्डिंग बना हुआ है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मतलब कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, मतलब कुछ न कुछ, कहीं रेलवे का पटरी बनाया हुआ है। तो वो सब भूमि को छोड़ करके जितना भूमि पे खेती किया जाता है, तो कितना भूमि पे खेती किया जाता है? 137 करोड़ हेक्टेयर। आप 137 करोड़ हेक्टेयर में अगर पूछ ले सर्वाधिक कृषि लायक भूमि
किस देश के पास है? रूस। तब आंसर आएगा रूस। किसके पास है? रूस के पास। है। रूस के पास कितना है? सर्वाधिक कृषि लायक भूमि, सर्वाधिक कृषि लायक भूमि, कृषि लायक भूमि, भूमि किसके पास है? रूस के पास है। रूस के पास है। कितना है? 16.5%। कितना है? सर्वाधिक किसके पास है? रूस के पास है। उस हम लोग 4 देश का देख लेते हैं। उसी प्रकार अगर पूछे रूस के बाद किसके पास है? अमेरिका के पास है। कितना? अमेरिका के पास कितना है? 13%। अमेरिका के पास कृषि लायक भूमि, कृषि लायक भूमि कितना बताए? 13%। अमेरिका के पास कितना है? 13% है। अब उसके बाद भारत, अपना प्यारा भारत, उसके पास कितना है? 11.9%। अपना प्यारा भारत का कितना है? भारत के पास कृषि लायक भूमि कितना है? 11.9%। अब एक तो लास्ट चौथा में इसको देखेंगे, चीन, गद्दार चीन के बारे में देखेंगे। तो चीन के पास कितना है? 7.2। कितना है? 7.2%। तो गद्दार चीन के पास कितना है? चीन के पास कितना है? कृषि लायक भूमि कितना है? 7.2%। कितना है? 7.2%। देखो चीन का क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है। चीन का क्षेत्रफल इंडिया से बड़ा है, लेकिन कृषि लायक भूमि वहाँ कम है। लेकिन इतने तो भूमि में ये गद्दार क्या कर लेता है? चोरा क्या कर लेता है? हमसे ज्यादा खेती कर लेता है। क्यों कर लेता है? टेक्नोलॉजी। क्योंकि चाइना के पास में टेक्नोलॉजी है, वो आधुनिक तरीका से खेती करता है, अच्छा खाद बीज का प्रयोग करता है, वहाँ पैसा है, तो टेक्नोलॉजी उस क्षेत्र में है, तो इसलिए इसके पास में खेती लायक भूमि कम है। लेकिन हमसे अधिक खेती कौन कर लेता है? चाइना कर लेता है। ये बात हम लिख देते हैं। भारत से ठीक है, तो पहले कोई आगे बताते हैं जगह का भाव क्या होता है। चीन के पास कृषि लायक भूमि, कृषि लायक भूमि कितना है? 7.3%। अभी 2 लिखा गया था तो ठीक कर लीजिएगा। कितना होगा? 7.3%। हम बल्कि भारत के पास कितना है? 11.9%। हम क्या बता रहे हैं? भारत के पास चाइना से अधिक कृषि लायक भूमि है, लेकिन हम लोग उससे कम खेती कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम लोग के पास टेक्निकल चीज का कमी है, टेक्निक का अभाव है। चाइना के पास में टेक्निकल सुविधा अधिक है, इसलिए हम लोग से ज्यादा फसल उगा लेता है वो। तो इसलिए हम लोग करते हैं क्या लिखते हैं? चीन के पास कृषि लायक भूमि, कृषि लायक भूमि भारत से कम है, लेकिन भारत से अधिक फसल उग जाता है। कैसे हो जाता है? टेक्नोलॉजी से। ठीक, ये हो गया। अब भारत का क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर पर स्क्वायर। भारत के पास कितना जमीन जगह है? 32 जमीन जगह 87,230। भारत का क्षेत्रफल बोले तो जमीन जगह कितना है? 32,87,263 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो अब हम इसको शॉर्टकट में 32.83% भी लिख सकते हैं ना। ये टोटल भारत के पास कितना जमीन जगह है? इतना है। शॉर्टकट में कितना होगा? 32.83%। तो अब हम लोग जानते हैं क्या है ये टोटल कितना है? 100%। अगर इसको मान लें, अगर पूछ लेगा इतना जमीन है, लेकिन इतना जमीन में कितना प्रतिशत भूमि पर भारत में खेती होता है? 2.4। समुद्री कितना जमीन पे होता है? 48 तो बहुत ज्यादा, आधा से थोड़ा कम, 48.83%, लगभग 48% पे। तो इतना जमीन में खेती भारत में कितना भूमि पर खेती किया जाता है? 48.83% भूमि पर भारत में कृषि किया जाता है।
बहुत है। अच्छा, कृषि तो किया जाता है इतना भूमि में, लेकिन इससे फायदा बहुत कम होता है ना। अगर इससे अगर कृषि करने से अगर खेती करने से फायदा होता है तो सबको इतना अंबानी बन जाता है ना। लेकिन भारत का अधिकांश जनसंख्या क्या है, कृषि पर निर्भर है, लेकिन फायदा उतना न होता है। तो फायदा कितना होता है, तो इतना भूमि पे क्या होता है, खेती होता है। लेकिन रोजगार कृषि क्षेत्र जो रोजगार कितना देता है, कृषि में 53.83%, मतलब 53% आदमी अभी भी भारत में क्या करता है, खेती करता है, आधा से अधिक। कृषि रोजगार कितना प्रतिशत को देता है, कृषि 53% रोजगार कितना देता है, 53.83%। हम क्या बताए, रोजगार तो ये इतना देता है, लेकिन फायदा इतना न होता है। अगर फायदा इतना होता है तो सब कुछ कृषि करता है ना। फायदा कितना होता है, कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब कृषि से कितना कमाई होता है। कृषि कमाई जो होता है पूरा देश का तीन चीज पे होता है। किस पे होता है, प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से और तृतीयक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, कृषि। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र से। यानी कि कृषि क्षेत्र से कितना फायदा होता है, कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद बोले कितना है, 13.7%। कितना है, मतलब कितना ही कमाई होता है। अब देखो सबसे कृषि रोजगार कितना देता है, 53.83%, लेकिन कमाई कितना हो रहा है, 13 मतलब कि देश का अर्थव्यवस्था में कृषि से कमाई कितना हो रहा है, 13.7%। हम बताएं कि कमाई तीन तरीका से होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र फैक्ट्री उपरी मशीन उद्योग द्वारा जो कमाई होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से अधिक फायदा कौन सा क्षेत्र हुआ, द्वितीय क्षेत्र हुआ, क्योंकि वह टेक्नोलॉजी से काम होता है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र जो है उसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। कौन क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का प्रयोग सबसे अच्छा होता है, सबसे अधिक कमाई भी होता है। तो सेवा क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, जैसे हम लोग इसमें क्या होता है कि सेवा के बदले में तुमको सेवा मिलेगा। क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा, इसके बदले में कोई तुमको सामान नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं, रिचार्ज कराने के लिए जाते हैं, जैसे रुपया करते हैं, रुपया कट जाता है, रिचार्ज हो जाता है, तो क्या हुआ, हमको कुछ मिला, सामान मिला, कोनो नहीं मिला, हमको क्या मिला, एक सेवा मिला। तो इसलिए हम लोग कृषि क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तो हम क्या बताएं कि कृषि सेवा क्षेत्र, इसमें कोई सामान तुमको दे देगा, कोई सामान मिल जाएगा। जैसे रिचार्ज कराए तो उनको लड्डू थोड़ी मिल गया, हमको जाओ लेके चले जाएंगे, तो कुछ हमको नहीं मिला। लेकिन इसलिए अब हम लिख देते हैं, कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद कितना है, 13.7%। ठीक, यहाँ तो हो गया। अब उसके बाद नंबर इसलिए ठीक है, सोचे थे इससे आगे और पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है। तो इससे आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।